शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर की चेतावनी से। इस बार उन्होंने ये चेतावनी किसी और को नहीं बल्कि हिंदुओं को दी है। जी हाँ, यूपी के 92वें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए चिताया, अगर जनसंख्या की बदली तो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे और ना वर्मा। इसका उदाहरण बांग्लादेश है, जहां एक एक विधवा से 40 लोगों ने रेप किया। इसलिए कास्टवाद नहीं, देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से एक बार फिर कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो अपने 4 क्यों? और हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू नहीं बचेंगे वाले बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी उकसावे वाला बयान बताया है। ये भी कहा है कि जिस दिन तिरंगे में चांद लग गया तो 4 चांद हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि तिरंगे में जिस दिन चांद लग गया तो 4 चांद हो जाएंगे। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे खुशी मनाने की ज़रूरत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सहनशीलता से काम लें और मुसलमानों के नस्ल पर, उनकी औलादों पर हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें। अब बात टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की। यहां टाइगर सेफ नहीं है क्योंकि साल 2025 में मध्य प्रदेश में 54 बाघों की मौत हुई। 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ये पहली बार है जब किसी एक राज्य में एक ही साल में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की डेथ हुई। बाघों की बढ़ती मौत, जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और NTCA को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि टाइगर्स को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने यह याचिका दायर की जिसमें टाइगर्स के शिकार, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और रातापानी टाइगर रिजर्व में रेलवे ट्रैक पर वन्य जीवों की मौत का मुद्दा भी उठाया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। आप जब टाइगर के कब्ज को मार देते हो तो पूरे जंगल का आप खात्मा कर देते हो, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो टाइगर के कारण पूरा जंगल का नियम चलता है। तो इस प्रकार से इसमें नोटिस जारी किए गए हैं यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को एवं नेशनल टाइगर रिजर्व को, और इसमें अब 11 फरवरी की नियत की गई है। तो मेरे हिसाब से हर नागरिक का कर्तव्य बनता है टाइगर को बचाना। छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल मजे हुए खिलाड़ी हैं। अपनी बात बिना लाग लपेट के बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। सरकार के लिए कई बार इन्होंने विभिन्न मुद्दे पर तल्खी के बीच बृजमोहन अग्रवाल का एक जुदा अंदाज भी देखने को मिला जब दिल्ली में बृजमोहन ने CM साय समेत छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं की डिनर पर मेजबानी की। बृजमोहन की इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौका था दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन का।
जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का जमावड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी मुलाकात की इन तस्वीरों। सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली के अपने आवास पर सीएम से आए, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का स्वागत करते थे। हाल के चंबोरी विवाद और कलेक्टर गाइडलाइन पर तकरार के चलते ऐसी तस्वीरें दुर्लभ थी, लेकिन बृजमोहन ने जिस आत्मीयता से सबका स्वागत किया, उस पर सियासी गलियारे में अटकलें तेज हो गई। कांग्रेस ने तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। 15 साल तक पहले सरकार था, अभी फिर सरकार में आ गए हैं, तो सांसद बन गए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। उनको एक तरह से किनारा कर दिए थे, लेकिन इसी डिनर डिप्लोमेसी में शायद उनका कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए बैठ के खिला पिला रहे हैं, खा पी रहे हैं। सब नेताओं को एक दूसरे का पोल मालूम है, इसलिए ये लोग डिनर पार्टी कर रहे हैं कि एक दूसरे का पोल ना खुले। देखिए, इसी को भारतीय जनता पार्टी परिवार बोलती है। हमारे परिवार का एक आदमी दिल्ली में है। जब प्रदेश के सारे नेता दिल्ली गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसको डिनर देना, लंच देना, ये एक प्रक्रिया होती है, ये परिवार का एक मिलन होता है। पहले सरकार और संगठन से नाराजगी, फिर दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी। बृजमोहन ने इस मुलाकात से साफ कर दिया कि भले सरकार और संगठन से कई मुद्दों पर वो अलग राय रखते हों, लेकिन पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और पार्टी लाइन से परे नहीं जाएंगे। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बृजमोहन के घर परोसे गए लजीज व्यंजनों की मिठास कितने दिनों तक ये गर्मजोशी बरकरार रखती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, राय। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट समाधान निकालने की संभावना है, निकलने की संभावना है। असल में इस बहुप्रतीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई होगी। देश की शीर्ष अदालत में ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है। याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई है। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण के इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर प्रदेश में खासा विवाद हो चुका है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को, जो पहले 14% था, उसे बढ़ा दिया, उसे 27 कर दिया। सरकार का तर्क था कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी तकरीबन 48% है। तो उन्होंने कहा कि जब 48% ओबीसी की आबादी है तो हम इनको 27% आरक्षण देना चाहते हैं, और ये न्यायसंगत लगा उनको। कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में लेकर आई। हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल कर दी गई। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो जाएगी, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग भाई आरक्षण तो 50% हो सकता है ना, बाकी के लोग क्या करेंगे, है ना। जैसे कि 50%, मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 50 सीटों पे आरक्षण है, 50 सीटें फ्रेश रख दी जाती हैं। ऐसे आप समझिए, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं मैं तो कुल मिला के बात ये है। तो ये कैसे हो रही थी, मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 63 सीटों पे आरक्षण रहेगा, बाकी जो सीटें बच गई उसमें कोई भी लड़े, कोई भी उसमें फाइट करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऑलरेडी एक लाइन तय की है, और मई 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे आदेश दिया। इससे एमपी, पीएससी और शिक्षकों की भर्ती समेत कई नियुक्तियां लटकी है। अच्छा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई दल ओबीसी को नाराज भी नहीं करना चाहता है ना। सब बात 27% आरक्षण की ही करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां धान संग्रहण केंद्रों में रखा धान रातों रात गायब हो रहा है, कभी चूहों पर तो कभी दीमक पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस गायब धान की भरपाई के लिए धान में कंकड़, पत्थर और मिट्टी भी मिलाया जा रहा है। ये तो गलत है ना भाई। आप जो धान है उसमें अगर कंकड़, पत्थर, मिट्टी मिलाकर उसकी भरपाई कर रहे हो तो ये तो अपराध है। ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है सक्ती के पूटीडीह, एक धान खरीदी केंद्र है, नाम लेके हम बता रहे हैं। आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी देखिए तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी सारी बात।
सक्ती के पुटीडी धान खरीदी केंद्र पर सोमवार की रात तब हड़कंप मचा जब जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा। टीम के सदस्य जब भीतर दाखिल हुए और धान की बोरियां खंगाली तो हैरान रह गए। बोरियों में धान के साथ बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर और मिट्टी भरी मिली। किसी बोरी में तो 5 से 10 किलो तक मिट्टी और कंकड़ मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं जब कागजों पर लिखे धान के रिकॉर्ड से केंद्र में रखे धान का मिलान किया तो 1 करोड़ 11 लाख रुपए का 3600 क्विंटल धान गायब पाया गया। माना जा रहा है कि धान की कमी छिपाने के लिए उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिलाने का खेल चल रहा था। उसमें धान में 10 किलो की कमी थी, लगभग 30 किलो ही उसका तोल आया और बाकी कुछ कट्टों में धान के साथ साथ भारी मात्रा में मिट्टी मिलाई हुई थी और मिलाई जा रही थी। और ये वहाँ पे हमने पाया। इसका हमने वहाँ पे जो प्रबंधक था उससे भी जवाब लिया, वो कुछ जवाब नहीं दे पाया और इसके विरुद्ध हमने पंचनामा बनाया है और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। गड़बड़ी सामने आने पर धान खरीदी प्रभारी प्रकाश महंत को हटाकर नए प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन वहीं जब इस पर जिम्मेदारों से सवाल पूछे तो बड़े गोलमोल से जवाब देकर बचते नजर आए। कल मध्य रात्रि को जिला पंचायत सीओ के माध्यम से कार्रवाई की गई है। उसके बाद पुराने प्रभारी को हटा दिया गया है और नए प्रभारी की व्यवस्था की गई है और धान खरीदी व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था बना दे रही है। को एक और गड़बड़ी सामने आया है कि उसको भरपाई करने के लिए जो खरीदी प्रभारी है उसके द्वारा सभी बोरों में मिट्टी डाला जा रहा था, जिसको रात में ही उनको पकड़कर पंचनामा तैयार करके किया गया है। और आज जिला के अधिकारियों द्वारा समिति में आए हैं, जिनके द्वारा पूरा फंड को एक धान के बारदाने को गिना गया है, जो कि लगभग 9000 कुछ अंतर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार हर साल करोड़ों रुपए का धान समर्थन मूल्य पर खरीदती है। ऐसे में धान खरीदी केंद्रों पर आए दिन धान का गायब होना, रिकॉर्ड में हेरफेर और गड़बड़ियों का होना धान के कुप्रबंधन और कमियों को ही उजागर कर रहा है, जिससे सीधे सीधे सरकार को नुकसान होता है। इसके अलावा धान की बंदरबांट और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। जरूरत इस बात की है कि सरकार जितनी गंभीरता धान खरीदी के सिस्टम पर देती है, उतना ही ध्यान बेहतर प्रबंधन और उसकी निगरानी पर भी दिया जाए। नेत्राम बघेल, IBC 24, सक्ती। राजगढ़ के एक युवक के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, फिर कैंची से सर के बाल भी काट दिए गए। युवक के सर से खून बहता रहा, लेकिन किसी का कलेजा नहीं पसीजा। बर्बरता की ये कहानी कभी सामने नहीं आती अगर ये वीडियो वायरल ना हुआ होता। इंसानियत को शर्मसार और दिल दहला देने वाला ये वीडियो रायगढ़ के युवक का है, जिसमें उसे भीड़ की हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। युवक को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित कई दिनों से लापता था, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके परिजन और उसके साथ हुई बर्बरता का पता चला। पीड़ित की मां ने उसे पहचान लिया। मां के मुताबिक उनका बेटा काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए SP कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर पुलिस ने FIR की है।